हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है आपके आईएलटीएस एग्ज़ाम के लिए भी और ये इम्पॉर्टेंट है जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी की वीडियो या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल इसे पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आज सारे डाउट इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूँगी, आप जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ये एक एक्ट है जो कि आया था 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। 3 बातों का इन्होंने एक नारा बनाया था कि भाई जब भी आप कहीं पे भी अगर ये डिसेबिलिटीज़ एक्ट देखेंगे, द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि उसके पीछे ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि भाई जैसे एक नॉर्मल इंसान को राइट्स दिए जाते हैं, उसको पूरा अधिकार है उसके राइट्स को यूज़ करने का, ऐसा ही इन लोगों के लिए भी जो अधिकार होंगे वो बनाए जाए और उनको साथ के साथ प्रोटेक्शन भी उनकी राइट्स की करी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है फुल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब हो तो वहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कभी भी एडमिशन की बात आए किसी भी बच्चे की, वहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। या फिर समाज का कोई भी कार्य हो, समाज में कोई भी कार्य हो, वहाँ पे इनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, आगे बढ़े। अब आपको समझ में आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट कब आया था, 1995 में आया था। क्या नारा दिया गया था कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, इनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की जाए एंड फुल पार्टिसिपेशन इनके लिए हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आ तो गया था 1995 में, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि भाई लागू कब हुआ था, एनफोर्समेंट में कब आया था। ये आया था जी 7 फरवरी 1996, मतलब कि 7 फरवरी 1996 में। ठीक है, 1 साल बाद ये लागू किया गया था, एनफोर्समेंट में आया था। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में इस एक्ट में बताया क्या गया था, किस लिए ये एक्ट डिज़ाइन किया गया था। तो चलिए आइए देख लेते हैं मेन प्रोविजंस। मेन प्रोविजन मतलब ऐसी कौन कौन सी मेन बातें थी जो इस वाले एक्ट में की गई थी। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, मतलब विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है जी, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के बारे में इसमें बात की गई थी। अभी मैं बताऊंगी डिटेल में कि क्या क्या बातें की गई थी। ठीक है, बट इसके जो मेन हेडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने इसमें पीडीएफ में भी बोल्ड कर दिया है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि गैर भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अनुसंधान और जनशक्ति का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अफर्मेशन एक्शन, मतलब कि सकारात्मक कार्रवाई की जाए इन पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए। इसके बाद ग्रेवेंस रेड्रेसल, शिकायत निवारण। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉइंट्स इसमें बताए हैं, ये पॉइंट्स आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, बट अगर आप पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार 10 बार ना पढ़ के एक बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो। आपको उसके बाद, मतलब जब आप एक बार पढ़ लें उसके बाद आपको कभी भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही बार समझो, बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं, ये तो होगी प्रोविज़न की बात कि क्या क्या इसमें हमें मेन चीज़ थी जिसके बारे में बात की गई थी या फिर जो चीज़ें हमें दी गई थी। अब प्रिवेंशन, मतलब कि रोकथाम कैसे होगी, अर्ली
प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि सबसे पहले पहचाना कैसे जा सके, विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। विकलांगता की रोकथाम के बारे में बात की गई थी और प्रारंभिक पहचान कि भाई अगर हमें डिसेबिलिटीज़ के बारे में सबसे पहले ही पता लग जाए तो हम उसके हिसाब से, डिसेबिलिटी के हिसाब से, बच्चे की नीड के हिसाब से आगे के जो स्टेप्स हैं वो टाइमली ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक हमारा वर्ड आया था डेवलपमेंटल डिले। तो डेवलपमेंटल डिले ना हो इससे बचने के लिए हमें क्या दिया गया, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। जब विकलांगता हो तो उसकी जल्दी से जल्दी पहचान की जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहला है जी सर्वे, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं सर्वेक्षण। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, जो कि होती है जांच, और इसके बारे में रिसर्च, मतलब कि अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि भाई सर्वे हम लोग करेंगे। अगर एक कम्युनिटी, आप मान लीजिए आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसमें सर्वे किया जाए तो हमें पता लग सकता है ना कि कौन से घर में डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है, कौन से घर में ऐसा बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी की जाए और रिसर्च भी की जाए। देखिए जी, काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, बट जो मैंशनड है वो तो अलग है ही। अभी जो PWD एक्ट में जितनी भी डिसेबिलिटीज़ मैंशन थी वो कितनी थी, 7 थी, 7 डिसेबिलिटीज़ थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो इसको दोबारा से वाला एक्ट आया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कि 2016 में आया है, उसमें से 7 में से बढ़ाकर 21 कर दी गई। तो ये लिखी हुई तो अलग है डिसेबिलिटीज़, बट डिसेबिलिटीज़ और भी कई तरीके की होती हैं। तो इनके बारे में रिसर्च करना, मतलब कि क्या क्या इनकी दवाइयाँ हो सकती है, किस किस तरीके से प्रिवेंशन की जा सकती है, किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। सेकंड पॉइंट आता है, स्टाफ एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर शैल बी ट्रेंड। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जितना भी हमारा स्टाफ रहेगा उनको ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड किस चीज़ में किया जाएगा, हेल्थ केयर सेंटर्स को ट्रेंड किस चीज़ में किया जाएगा कि भाई अगर कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा आता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, और डिसेबिलिटी अगर होने के आसार आपको किसी बच्चे में लग रहे हैं तो उसको अच्छे से बताया जाए कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप्स क्या होने चाहिए, आप कौन से हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो हर एक डिसेबिलिटी का उनको पता हो कि भाई किस डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, और हर एक चीज़ को वो नोट डाउन करके उसके ऊपर अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकें। ठीक है, उनके जो माँ बाप आते हैं या फिर जो इंसान आते हैं डिसेबिलिटी वाले, उनको बता सके कि आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ में ट्रेंड होने चाहिए। कब वो बता पाएंगे, ये वो तब बता पाएंगे जब उनको उस डिसेबिलिटी के बारे में फुल नॉलेज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, स्क्रीनिंग वंस इन अ ईयर। स्क्रीनिंग मतलब साल में एक बार स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है कि हर एक बच्चे को, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने आते हैं ना हर एक घर में, तो ऐसे ही हर एक घर में जाके या फिर कहीं पे कैंप लगा के हर एक बच्चे की स्क्रीनिंग करी जाए। क्या उसका हार्ट ठीक है, क्या वो उसका मानसिक जो विकास है क्या वो ठीक हो रहा है, क्या उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्क्रीनिंग हमें करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, जिसको हम बोलते हैं जागरूकता अभियान। हर एक जगह पर अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए, कैंपेन हो हर अलग अलग जगह पर। वहाँ से क्या होगा, हम अगर कोई किसी घर में ऐसा बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे को एक्चुअली में दिक्कत है क्या। ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जाए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर हमारे पेरेंट्स को अलग अलग डिसेबिलिटीज़ का नाम बताया जाए तो शायद उन्हें नहीं पता होगा, बट अवेयरनेस कैंपेन क्या करता है कि एक जगह पे कैंपेन करता है और उस कैंपेन में उस सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उनको जागरूकता के लिए उनको डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो रहे हमारे कि भाई क्या क्या हमें प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन के लिए, विकलांगता की रोकथाम के लिए क्या क्या हमें चीज़ें करनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिसर्च हो गया। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनिंग हो गई, अवेयरनेस हो गई, तो ये सब रोकथाम के लिए हमें काम आते हैं। इसके बाद आ गई एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस वाले एक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसने क्या बोला था कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब कि 18 साल तक
ये बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, या तो वो इंटीग्रेटेड स्कूल हो चाहे वो स्पेशल स्कूल हो, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। कब तक? 18 साल तक फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्री शिक्षा के साथ साथ इनका क्या अधिकार है? फ्री बुक्स का, इनको किताबें जो हैं वो फ्री में दी जाए। इसके बाद स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है ना, नॉर्मल स्कूल्स में भी मिलती है, तो स्कॉलरशिप दी जाए। उसके बाद यूनिफॉर्म्स दी जाए, ड्रेस के भी इनसे पैसे ना चार्ज किए जाए। एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स, मतलब कि स्टेशनरी हो गई, ठीक है, पेंसिल हो गई, रबर हो गई, और जो भी हमारा लर्निंग मटेरियल हो गया, ठीक है, जैसे कि स्कूल बैग्स हो गए, तो ये सब हमारा लर्निंग मटेरियल में आता है, तो वो भी इन लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी जाए स्कूल के दौरान ही बात चल रही है। अगर आप अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर में कभी आप विजिट करते हैं, आई विश कि आप लोग विजिट कर पाए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है। लाइक फॉर गर्ल्स उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बॉयज़ के लिए उनको मड से पॉट वगैरह बनाने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत अच्छा वहाँ पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है, कंप्यूटर के भी वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। तो अलग अलग तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग होती क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कि ऐसा कोई काम, यदि इनकी जॉब ना लगे आगे जाके, तो ऐसा कोई काम, स्किल उनको आ जाए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, उससे कमाई कर सके थोड़ी बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए जी, अगर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं होंगे तो इनके टीचर्स को तैयार कैसे किया जाएगा? इनके टीचर्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई डिसेबिलिटी है क्या, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाए। ऐसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है किसके? RCI के, RCI रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये जितने भी आपने IELTS एग्ज़ाम में अपने जितने भी इंस्टीट्यूट आपको देखने के लिए मिले हैं, वो किसके अंडर आते हैं? सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 बातें ध्यान में रखनी है। 18 साल तक फ्री शिक्षा, बुक्स, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, लर्निंग मटेरियल सब फ्री। इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ उनको क्या सिखाया जाए? एक काम सिखाया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, एक स्किल सिखाई जाए जिससे वो अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर पाए। और चौथी चीज़ क्या थी? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए, जो कि RCI खोल भी रहा है और काफ़ी सारे पहले से रन भी हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशन में ये इन्होंने बात की थी। इसके बाद देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में इन्होंने क्या बातें की थी कि भाई 3% रिजर्वेशन इन जॉब्स। आप देखते हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का हर एक गवर्नमेंट जॉब में अलग से एक स्लॉट आता है, अलग से सीट्स आती है, तो वो 3% रिजर्वेशन के तहत आती हैं। इस वाले PWD एक्ट में ये 3% रिजर्वेशन भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, अलग अलग बांटा गया है। 1% किसको दिया जाएगा? ब्लाइंड एंड लो विजन। मतलब कि मान लीजिए कि अगर एक भर्ती है तो उसमें से 1% लोग कौन लिए जाएंगे? ब्लाइंड एंड लो विजन लिए जाएंगे। ठीक है, अब बच गए 2, उसमें से 2 में से 1 किसको दिया जाएगा? 1% हियरिंग इम्पेयरमेंट को, और 1 किसको दिया जाएगा? जिसको शारीरिक विकलांगता हो, मतलब कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, जिसको पोलियो हो सकता है, या फिर उसकी मतलब हाथों में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी भी आपकी माइंड एंड आपकी बॉडी से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी को पोलियो है, पैर में दिक्कत है, चल नहीं पाता है, किसके अंडर आता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या बात करी थी फिर एम्प्लॉयमेंट में, कि जी रिलैक्सेशन दी जाएगी एज लिमिट में। ठीक है, हर एक जगह आपको, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगी PWDs के लिए। इसके बाद आती है रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो बनाई जाए, नई नई एम्प्लॉयमेंट्स इनके लिए बनाई जाए, और हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इनके लिए एक जॉब तो ऐसी बनाई ही जाए, एम्प्लॉयमेंट ऐसी बनाई ही जाए जहाँ पे ये जाके सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद 3% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर 3% बच्चे कौन लिए जाएंगे? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे लिए जाएंगे, या फिर चिल्ड्रन CWSN लिए जाएंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, डिसेबिलिटी वाले लोगों को, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को 3% सीट्स दी जाएगी। कहाँ पर? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्योंकि इनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। पद उन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कि इफ़ अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इज सर्विंग इन एनी इंस्टीट्यूशन कांट बी डिनाइड टू हैव प्रमोशन। मतलब कि
अगर कोई एक इंसान डिफरेंटली एबल है, अगर वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और अगर उसकी सीनियरिटी के हिसाब से या फिर उसकी एज के हिसाब से अब उसको लगता है कि प्रमोशन होना चाहिए, जो कि सब लोगों का हो रहा है, जो कि नॉर्मल है, तो उसको प्रमोशन से नहीं रोका जा सकता उसकी इम्पेयरमेंट का एक दिलासा देकर कि भई आपको इम्पेयरमेंट है, आपको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये हमारे एक्ट के खिलाफ होगा और इस पे कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या बात की गई थी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव, अब इन्होंने एक लाइन दी है यहाँ पे कि पब्लिक प्लेस जो है बैरियर फ्री होना चाहिए। बैरियर फ्री की मैंने वीडियो कल अपलोड कर दी है, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि भाई भेदभाव कैसे, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान स्वतंत्र है, उसको फ्रीली एंड सेफली घूमने की आज़ादी है, आवागमन की आज़ादी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अनुसंधान और जनशक्ति विकास। ठीक है, रिसर्च की जाए एंड मैन पावर डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जी प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रोग की रोकथाम के लिए। ठीक है, रिसर्च के लिए ऐसे ऐसे लोग जोड़े जाए, मैन पावर जोड़ी जाए, ऐसे इंसानों को जोड़ा जाए जो कि रिसर्च कर सके, किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रोग की रोकथाम के लिए। दूसरा, रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग सीबीआर, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास हो सके, किसके द्वारा, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि किसी भी कम्युनिटी में जाके आपने कोई आप सर्वे कर रहे हैं, कोई आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास कौन करेंगे, हमें इसके लिए मैन पावर लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब कि सहायक उपकरण का विकास। अब जैसे कि हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट एक तो यूज़ करते हैं, और जिससे वो डॉट्स बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्टाइलस। ठीक है, स्टाइलस यूज़ करते हैं। और जब हम एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की क्लास में उनको हम टीच कर रहे हैं तो काफ़ी सारे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जो उनके हेयरिंग एड को बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जांपल लूप इंडक्शन सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये क्लासरूम में किया जाता है। टीचर जो होती है वो माइक्रोफोन पे पढ़ाती है इसमें, ठीक है, ताकि जो टीचर की आवाज़ है वो बच्चों के कानों तक अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, तो ऐसे ही असिस्टिव डिवाइस जितने भी हैं उनका जो है विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और नए नए जितने भी हमारे असिस्टिव डिवाइसेस बन सकते हैं उनकी रिसर्च हमें करनी चाहिए। और रिसर्च कौन करेगा, मैन करेगा। ठीक है, इंसान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया असिस्टिव डिवाइसेस का मतलब। इसके बाद जॉब आइडेंटिफिकेशन, नौकरी की पहचान, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी जॉब है जहाँ पर ये डिफरेंटली एबल लोग अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या हम आर्मी में किसी ब्लाइंड को या फिर किसी हेयरिंग इम्पेयर्ड को या फिर किसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर किसको हो, पोलियो वगैरह अगर हो, तो क्या हम उसको भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते ना। तो हमें ऐसी जॉब की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी जहाँ पर ये लोग स्वतंत्र रह के जॉब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर बेस्ड जॉब हो, ठीक है, तो ऐसी जॉब्स की हमें पहचान करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अफर्मेशन एक्शन, मतलब कि सकारात्मक कार्रवाई। एड्स एंड अप्लायंसेस शुड बी प्रोवाइडेड, कि सहायता और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई कैसे होगी कि मतलब कि एक हमारे यहाँ पे दिल्ली में ही है, दिल्ली नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री में प्रोवाइड करवाता है क्या, एड्स एंड अप्लायंसेस। यहाँ पर क्या होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले बच्चे या फिर जो जितने भी हमारे डेफ बच्चे होते हैं वो जाते हैं और वहाँ से फ्री में अपना हियरिंग एड ले सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही काफ़ी सारे NGOs हैं या फिर ऐसी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री में भी करवाते हैं और कुछ छोटा मोटा अगर चार्ज होता है तो वो भी लिया जाता है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, और NIHS तो फ्री में ही नहीं, वो अगर आप ज़िंदगी भर उनके हेयरिंग एड को यूज़ करते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर कभी बैटरी ख़त्म हो जाए
तो वहाँ पे चले जाइए, आपको न्यू बैटरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कभी उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वहाँ पे चले जाइए, आपका वो हेयरिंग एड ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ लैंड शैल बी मेड एट कंसेशन रेट, मतलब कि भूमि दी जाए किस रेट पे, कंसेशन रेट पे। मतलब कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो तो अपने पैसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर ये लोग कोई भी अगर एक लैंड बाय करना चाहते हैं, कोई भी एक ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो इनको जो ज़मीन है वो एक कंसेशनल रेट पे दी जाए, कंसेशन के रेट पे दी जाए। ठीक है, इनको कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाए। अब देख लेते हैं, अगर ये क्या क्या करना चाहें तब इनको कंसेशन मिल सकता है। अगर ये कोई घर बनाना चाहे कंसेशन मिलेगा, बिजनेस करना चाहे कंसेशन मिलेगा, स्पेशल स्कूल कंसेशन मिलेगा। ठीक है, रिसर्च स्कूल कंसेशन मिलेगा, फैक्ट्रीज कंसेशन मिलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में इन लोगों को कंसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला गया है इस एक्ट में। सोशल सिक्योरिटी क्या है, अब सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी। सामाजिक सुरक्षा इनको इंश्योरेंस मतलब बीमा देकर, पेंशन इनको मिलनी चाहिए जो कि मिलती भी है। ठीक है, अभी शायद इनका 2500 चल रहा है। ठीक है, इनको अलाउंस मिलना चाहिए, मतलब कि भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, सालाना दर पर इनको भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी सामाजिक सुरक्षा हुई। इन 3 तरीक़ों से एक्ट ने बोला है कि इनको जो है सामाजिक सुरक्षा दी जाए। ठीक है, यदि ये कोई भी काम नहीं करते तो इनके लिए तो कोई ना कोई पेंशन या फिर ऐसा बीमा होना चाहिए कि इनकी सोशल सिक्योरिटी हो सके। ठीक है, इसके बाद ग्रीवेंस रेड्रेसल, शिकायत निवारण। In case of violation of rights as prescribed in the right, people with disabilities may move an application to। यदि इनको दिए गए अधिकारों का या फिर इनके राइट्स का वायलेशन होता है तो ये एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर अपनी दरख्वास्त लेकर जा सकते हैं किसके पास, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन द सेंटर। मतलब कि चीफ कमिश्नर होंगे या होंगी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, PWD की। ठीक है, अभी के लिए अगर जहाँ तक मेरे को लास्ट याद है तो मिसेस उमा तुली इज़ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कौन थी, मिसेस उमा तुली। ठीक है, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं किसकी, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की। ठीक है, इसके बाद आप किसके पास जा सकते हैं दरख्वास्त लेकर जी, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं, आप उन लोगों के पास भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू आपका इस वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नीडफुल के साथ शेयर कर दीजिए, एंड यस फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, ड्रीम इट, अचीव इट, बाय बाय।